कल के वीडियो में हमने देखा था कूलॉम्स लॉ। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। साथ ही हम यहां से ये प्रूव करेंगे कि जो कूलॉम का लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इसके लिए देखिए डायरेक्शन का थोड़ा सा इसमें रोल रहेगा। तो ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, दो चार्जेस हैं Q1 Q2। ये ओरिजिन O। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। अब देखिए आप यहां से देखेंगे Q1 और Q2, थोड़ा सा डायरेक्शन का आपको अच्छे से समझना है इसके अंदर। तो मैं क्या क्या नोटेशन यूज करूंगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा नोटेशन इसमें समझा देता हूं। फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 जो हम लिखेंगे उसको हम क्या नोटेशन देंगे? देखिए फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, उसको हम नोटेशन देंगे फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। और वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे इस तरह से कुछ नोटेशन में लिख देता हूं जो हम यूज करेंगे इसको डिराइव करने के लिए। इसी तरह से जो F21 रहेगा कि क्या रहेगा? फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। R1 वेक्टर है, आपको पता है Q1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली R2 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। R12 वेक्टर जो मैं यूज करूंगा इसका मतलब क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर, PV मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। पहले A1 लिखा है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद कुछ नहीं है तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और यदि हमने लिख दिया R12, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो अब देखो आप यहां पर कि Q1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर R1 है, तो इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ आ रही है? Q1 की तरफ। और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है तो डायरेक्शन स्टार्ट कहां से हो रही है? ओरिजिन से। उसी तरह से आप समझेंगे कि R12 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है Q1 का, तो डायरेक्शन आएगी कहां? Q1 की तरफ। और डायरेक्शन स्टार्ट कहां से होगी? Q2 से, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में है? Q2 के। एक बार फिर देख लीजिए, सिंपली हम कहें R1 वेक्टर को, R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो डायरेक्शन किसकी तरफ आ रही है? Q1 की तरफ। और वो डायरेक्शन स्टार्ट कहां से हो रही है? ओरिजिन से। इसी तरह से हम ये कहें कि R12 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है Q1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो इसका मतलब डायरेक्शन कहां से स्टार्ट होगी? Q2 से। उसी तरह से आप समझ जाएंगे R21 वेक्टर जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो इसकी भी आप समझ सकते हैं किसका पोजीशन वेक्टर है? Q2 का। तो डायरेक्शन किसकी तरफ आएगी? Q2 की तरफ। और विद रिस्पेक्ट टू Q1 है तो स्टार्ट कहां से होगी? डायरेक्शन यहां से। तो ये है R21 वेक्टर। आप एक दूसरे के ऊपर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पर वो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए हमको अलग अलग शो किया है। तो यहां से आप क्या देखेंगे कि R12 है और R21 है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। क्योंकि बेसिकली दोनों क्या है? Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस। यदि स्केलर फॉर्म में हम कहें तो, वेक्टर फॉर्म में जब हम कहेंगे तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां भी। और यदि हम यूनिट वेक्टर यूज करें तो क्या हुआ? यूनिट वेक्टर, बेसिकली यूनिट वेक्टर के अंदर सिंपली क्या होता है? केवल डायरेक्शन। क्योंकि यूनिट वेक्टर की ये यूटिलिटी है, डायरेक्शन के लिए हम इनको यूज करते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका 1 होता है, तो कहीं भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और डायरेक्शन में पता चल जाती है। तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहां से आप देखेंगे
तो ये सारे नोटेशन आप ध्यान में रखेंगे, फिर बहुत सिंपल रहेगा। हमें प्रूव क्या करना है, एक तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे हमें प्रूव क्या करना है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। बोथ चार्जेस अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। तो इसके लिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे नोटेशन हमने लिख लिए हैं। अब हम कहां से स्टार्ट करते हैं, फोर्स ऑन बाय कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इस Q2 को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं मैं। तो क्या लिखेंगे, F क्या है, सिंपली K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यदि हम अभी तक स्केलर फॉर्म में कहें तो। अब उसी को हमें वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो क्या कर देते हैं यहां F12 वेक्टर। मैंने आपको नोटेशन में बताया फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, तो यहां हम क्या कर देंगे R12 केप, क्योंकि वही मैंने बताया था यूनिट वेक्टर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्शन का हमें पता यहां से चल जाएगा। और इसको भी क्या लिख देते हैं R12, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए उसी तरह से, इसको हम उसी तरह से लिखेंगे F21 वेक्टर इक्वल टू, कोई K सेम रहेगा कांस्टेंट, Q1 Q2 सेम है, चाहे आप Q2 Q1 लिख दो वो एक ही बात है, वही R स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R12 को क्या कर देंगे R21, और इधर हम क्या कर देंगे R21 के, वही डायरेक्शन का हमें यहां से पता चल जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें यहाँ जो डायरेक्शन ये मैंने आपको बता दी है कि जो R12 केप है वो क्या काम आता है, R12 इस वेक्टर की ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो। अब हमें दो डायरेक्शन और शो करने हैं डायग्राम में, एक तो F12 वेक्टर की और दूसरा F21 वेक्टर की। तो इस डायग्राम के अंदर वैसे भी आपको जब तक अदरवाइज नहीं कहे, चार्जेस जो हम लेंगे जनरली, जो Q2 मैंने इसके लिए यहाँ लिख दिया है, जनरली हम जो भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए ही करते हैं। तो क्या लिखना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अपोजिट कर देंगे उसको। तो अब यहां से हम क्या करना, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, Q1 पर लग रहा है फोर्स और Q2 लगा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, F12 वेक्टर की, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, Q2 इसको इधर लगाएगा। इसी तरह से आप ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, F21 वेक्टर की, फोर्स ऑन Q2, Q2 पर लग रहा है फोर्स, और Q1 है वो फोर्स लगा रहा है, Q1 इसको रिपेल करेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं डायग्राम में भी इश्यू हो रहा है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। अब देखिए हमें इसको आगे प्रूव करना है कि जो न्यूटन है उसका जो थर्ड लॉ है हमें यहां से बताना है। तो अब देखिए, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम यहां से क्या करते हैं, देखिए इस R12 के, चाहे आप इसको चेंज कर लो चाहे आप इसको चेंज कर लो, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को चेंज कर लेते हैं। क्या लिख देते हैं इसके अंदर, F21 वेक्टर जो है K एजीटी रहने देता हूं Q1 Q2, R21 को क्या लिख देता हूं R12, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, R12 स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R21 और R12 सेम है। चाहे आप इक्वेशन 1 को चेंज कर सकते हैं चाहे 2 को। उसी तरह से R21 केप है वो क्या बन जाएगा, माइनस R12 केप। R21 केप है, माइनस किधर भी लगा दीजिए, माइनस R12 केप। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहां से हम क्या देखते हैं, देखिए यहां से जो F21 वेक्टर है माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12, तो क्या बन जाएगा सारा का सारा, ये सारा बन जाएगा माइनस F12 वेक्टर। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, और आप क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। फिर से देख लीजिए, यहां हमने R21 को क्या कर दिया, R12 कर दिया, इस R21 केप को माइनस R12 केप कर दिया,
तो क्या हो गया, यहाँ से ये माइनस को बाहर लिखा, तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है इक्वेशन 1 को यूज करते हुए क्या बन गई, F12 वेक्टर बन गई। तो यहां से आप देख सकते हैं ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो हम क्या ले सकते हैं, सो कूलम्ब्स लॉ follows न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एक तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है कूलम्ब्स लॉ को, और दूसरा किस तरह से न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप देखते रहिए और नया वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड। धन्यवाद।